पढ़ेंगे टीजीटी साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 4 लॉ ऑफ द मोशंस एंड फ्रिक्शंस। इसमें हमने सबसे पहले स्टार्टिंग कराया था आपके बाद फोर्स, और फोर्स के बाद इसके बैलेंस और बैलेंस फोर्स कराए थे। उसके बाद आपको इनर्शिया कराया था। इनर्शिया के बाद आपके न्यूटन का फर्स्ट लॉ कंप्लीट कराया था। आज करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ और इसके उपयोग, इसका न्यूटन थर्ड लॉ। तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ सेकंड लॉ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो न्यूटन थर्ड लॉ आपके पास देखिए डेफिनेशन क्या रहते हैं, किसी वस्तु के यानी किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की समय दर उस पर लगे नेट बल के बराबर होती है तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यानी किसी वस्तु यानी वेग परिवर्तन की जो दर समय दर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, फोर्स के। यानी किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स ज्यादा अप्लाइड करें तो उसका संवेग परिवर्तन ज्यादा होगा, अगर फोर्स हम कम अप्लाइड करेंगे तो आपके पास संवेग परिवर्तन भी आपके पास कम रहेगा। तो संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग, यानी कि संवेग बोलते हैं। संवेग को इंग्लिश में बोला जाता है मोमेंटम। तो हमने यहाँ पे आपके पास बल लिखा हुआ है और चेंज संवेग परिवर्तन और समय। तो F इक्वल टू dp अपॉन dt, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है dp यहाँ पर संवेग परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो dp को हम लिख सकते हैं यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम दोनों पार्ट से हम m को कॉमन ले सकते हैं, तो m हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है और v माइनस का u अपॉन t। अब ये आपके पास हमने देखी इक्वेशन मोशन फर्स्ट वाली, यानी कि लीनियर इक्वेशन हमने 3 कराई थी, उसमें पहली इक्वेशन बन रही है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, a इक्वल टू v माइनस के u अपॉन t, यानी कि एक्सीलरेशन को, यानी कि इसे हमने त्वरण बोला था। तो त्वरण के लिए फॉर्मूला यही होता है a इक्वल टू v माइनस का u अपॉन t। तो यानी m v माइनस का u अपॉन t, यानी इतने टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, f इक्वल टू m a। इसी फॉर्मूले के लिए बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन का फॉर्मूला। यानी इससे हम किसी वस्तु का फोर्स निकाल सकते हैं, यानी बल निकाल सकते हैं। यहाँ पर P रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम को, P बराबर क्या होता है, mv, यानी मास इनटू द्रव्यमान। अब देखिए इस फॉर्मूले की हम यूनिट लिखेंगे इसके पास, यानी सीजीएस एमकेएस सारी यूनिट देखेंगे, जो एग्जाम में यूनिट वगैरह भी पूछी जाती हैं। तो देखते हैं इसकी यूनिट क्या रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर यूनिट हमने फॉर्मूला लिखा है F इक्वल टू ma। मास के लिए यूनिट होती है kg और एक्सीलरेशन के लिए यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट होती है इसकी एमकेएस यूनिट, यानी कि एमकेएस की फुल फॉर्म होती है मीटर किलोग्राम और सेकंड्स। अगर इसी आपके पास ये बराबर होता है 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन लिखें या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखें, ये दोनों एक ही टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी को हम ऐसे सीजीएस फॉर्म में लिखना चाहें तो सीजीएस की फुल फॉर्म होती है सीजीएस की, यानी सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड्स। तो यानी आपके देखिए सेंटीमीटर यानी 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 1000 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं 1000, यानी कि 1 के आगे 3 और 2 0, यानी टोटल मिला के 1 के आगे कितनी 5 0 हो जाएंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इतनी टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, डाइन। तो ये वैल्यू होती है आपके पास 1 न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं 10 की पावर 5 डाइन। तो ध्यान रखें जो डाइन यूनिट होती है वो किसकी होती है, फोर्स की, यानी बल की यूनिट होती है। और बल की कौन सी यूनिट होती है, सीजीएस। ये सारी ये एमकेएस है, ये ऐसा यूनिट है। तो इस तरीके से हम इसकी यूनिट ले सकते हैं बल के लिए। तो इसके बाद देखेंगे आपके पास बल के आपके पास टाइप्स रहते हैं। आपके पास किसी बॉडी का हम 2 टाइप से फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्स, जो आपके पास न्यूटन के थर्ड लॉ को रिप्रेजेंट करेगा। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आवेग, यानी आवेग को बोलते हैं इम्पल्स। एक्चुअली में ये इम्पल्स आपके पास न्यूटन के सेकंड लॉ से ही प्राप्त किया जाता है। तो देखिए आवेग क्या होता है, यानी कि आवेग क्या होता है, किसी भी वस्तु पर, अगर किसी वस्तु पर शॉर्ट इंटरवल यानी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर कोई बल लगाया जाता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, आवेग बोलेंगे। तो ये हम डेफिनेशन देखिए, यदि किसी वस्तु पर कोई बल अत्यंत कम
समय के लिए कार्य करता है तो बल व समय के गुणनफल को बल का क्या बोलते हैं, आवेग बोलेंगे। तो आवेग बराबर होता है बल इंटू समय अंतराल। तो आवेग बराबर हो जाएगा बल यानी फोर्स और समय अंतराल को डेल्टा टी। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आवेग को ध्यान रखें, आवेग को संवेग परिवर्तन भी बोला जाता है और दोनों की यूनिट क्या सेम होती है। तो इसका मात्रक रहेगा न्यूटन सेकेंड्स और देखेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखें आवेग हमेशा आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी इम्पल्स कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। अब देखिए आवेग के यूजेस क्या है हमारे पास, हम पढ़ते जा रहे हैं आवेग यानी कि। तो आवेग में देखिए आपके पास जैसे क्रिकेट प्लेयर है, जब क्रिकेट प्लेयर आपके पास जो फील्डर होते हैं, जब वो आपके पास गेंद बॉल को कैच करते हैं तो कैच करते समय वो अपने हाथों को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर लेके जाते हैं, यानी वहां पर क्या वो टाइम इंटरवल को इंक्रीज करते हैं। टाइम इंटरवल इंक्रीज करने से वहां पर आपके पास जो बॉल का जो फोर्स है वो आपके पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और फोर्स कम होने से हम आसानी से वो कैच ले सकते हैं। दूसरा आपने देखा ऐसे गाड़ी या रोड पर चलती है, अगर आप कार में या फिर बस में बैठ के जा रहे हो और एक बैलगाड़ी में जो लकड़ी की वगैरह के पहिए से बनी होती है या फिर रोलर में, तो रोलर में बैठ के या फिर लकड़ी की पहिए वाली गाड़ी में, तो वहाँ पर हमें क्या है ज़्यादा मतलब वो लगते हैं वाइब्रेशंस। पर हमने कार में या फिर बस में जाए तो वहाँ पर रोड के जो गड्ढों के वाइब्रेशन हमें कम लगते हैं। यानी कि रीजन क्या है, वहाँ पर आपके पास टाइम इंटरवल इंक्रीज, यानी सॉकर गाड़ियों में लगे होने की वजह से टाइम इंटरवल क्या इंक्रीज हो जाता है। टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा तो ये आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स जो आपके पास रोड में वाइब्रेशनल फोर्स जनरेट होता है उसकी वैल्यू क्या वो कम हो जाएगी, इसीलिए हम आसानी से बैठ सकते हैं। तो जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं उनमें सॉकर बहुत अच्छे होते हैं एज कम्पेयर है वो रोलर और या फिर लकड़ी वाली ऐसी सस्ते वाली गाड़ियों के कंपेरिजन में। दूसरा आप देखें हमने और एग्जाम्पल देख सकते हैं ऐसे क्रॉकरी, जैसे चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं या फिर कांच के जो बर्तन होते हैं उन्हें पैकिंग करते समय उसके इनसाइड आपके पास भूसा वगैरह या फिर आपके प्याल वगैरह बहुत सारी चीज रख दी जाती है या फिर कॉटन रखे वो पैक करते हैं। अगर ऐसा ना करें तो वो क्या है, वो चीनी मिट्टी जो बर्तन है वो टूट जाएंगे। टूटने का मीन्स क्या है, अब ये आपके पास भूसा या फिर आपके पास कॉटन वगैरह इनसाइड रखने का रीजन होता है कि यहाँ पर आपके पास टाइम इंटरवल यानी जो कार्टून है उसकी लेयर से टकराएंगे तो टकराने में वहां तक पहुंचने में टाइम इंटरवल बढ़ेगा, और टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ क्या होगा, कम होगा, फोर्स कम होगा तो वो टूटेंगे नहीं, यानी कि ये वहां पर भी एग्जांपल के तौर पे यूज किया जा सकता है। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जांपल रहेंगे डेली लाइफ में। इसके बाद हम देखेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। इसमें एक इम्पल्स का एक और एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे अगर आप गीली मिट्टी वाले फर्श पर गिरे या फिर मिट्टी वाले फर्श पर गिरे या फिर पक्के फर्श पर, तो आपने देखा होगा पक्की फर्श पर गिरने पर हमें ज़्यादा चोट लगती है एज कम्पेयर और गीली मिट्टी या फिर मिट्टी वाले फर्श पर। क्योंकि पक्की फर्श में गिरने का हमारे पास क्या होता है, हमारा टाइम इंटरवल हमारा शॉर्ट हो जाता है, यानी कि हमारा फोर्स ट्रांसफर नहीं हो पाता। पर आपके पास मिट्टी वाले फर्श पर हमारा फोर्स क्या ट्रांसफर हो जाता है, इससे टाइम इंटरवल हमारे पास क्या बढ़ेगा, और टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो हमें चोट वगैरह कम लगेगी, यानी फोर्स कम रह जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रहेंगे इसमें। इसके बाद देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड क्या लॉ क्या होता है, जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाइड करेंगे, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाइड करेंगे तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर सेम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड करेगी। अगर उसके हम किसी बॉडी पर अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी आगे की डायरेक्शन फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो बॉडी हमारे पास पीछे यानी बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाइड करेगी। यानी न्यूटन के लॉ को हम थर्ड लॉ को बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे और ये कहाँ का यूज होता है इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन के तृतीय लॉ यानी न्यूटन थर्ड लॉ को देखें, यानी न्यूटन के थर्ड लॉ को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग जब हम किसी वस्तु पर यानी जब हम किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हमारे ऊपर सेम इक्वल अमाउंट में बल लगा रही होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जब भी कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यानी इसे हम डेफिनेशन बोल सकते हैं प्रत्येक क्रिया की बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगती है। यानी अगर किसी बॉडी पर हम क्रिया कर रहे हैं तो वो उस पर प्रतिक्रिया बल भी लग रहा होगा, पर उन दोनों की डायरेक्शन कैसी होंगी, एक दूसरे के अपोजिट रही होंगी। कंडीशन इसमें क्या है, किंतु क्रिया प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तु पर ही
लगते हैं। यानी ऐसा कभी नहीं होगा आपके पास क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर लगे। इसके लिए यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल लगने के लिए आपके पास दो अलग अलग वस्तु होनी चाहिए, यानी समान वस्तु पर नहीं लग सकते। तो यहाँ पर हमारे पास दो वस्तु ली है ए और बी, यानी ए वाली वस्तु किस पर बल लगाएगी, बी वाले पर, बी वाली किस पर लगा रही होगी, ए पर, और तभी आपके पास दोनों वर्कआउट करें। तो हमने फॉर्मूला लिखा है एफ ए बी इजल टू माइनस के एफ बी ए। तो इस तरीके से आपके पास न्यूटन का थर्ड लॉ कंप्लीट होगा। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के कुछ एग्जांपल हैं। जैसे हम देखें आपके पास मार्कर से या फिर पेन से हम किसी भी रफ सरफेस पर अगर हम लिखते हैं तो हम आसानी से लिख सकते हैं मार्कर या पेन से। अगर हम ऐसे बॉल पेन से भी हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर बॉल पेन से आपके पास किसी स्मूथ सरफेस या फिर गिलास पर लिखने की कोशिश करें तो वहाँ पर नहीं हम लिख सकते। तो वहाँ लिखने के लिए हमें क्या है, बॉल पेन से लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम बॉल पेन से किसी भी आपके पास स्मूथ सरफेस यानी कि गिलास या फिर आपके पास गिलास पर लिखें या फिर माइक वगैरह पर वहाँ नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें क्या जेल पेन चाहिए या फिर मार्कर की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि वो रिएक्शन फोर्स नहीं दे रहा, यानी हम क्रिया तो कर रहे हैं पर वो प्रतिक्रिया बल नहीं लग रहा। दूसरा हम देखिए आपके पास जैसे हम ग्राउंड सरफेस पर अगर हम चलने की कोशिश करते हैं तो ग्राउंड सरफेस पर अगर आपके पास सरफेस काफ़ी स्मूथ है, बहुत ज़्यादा चिकनाई इस पर यानी कि उस पर ऑयल या कोई ग्रीस आपने लगा रखा है, तो हम उस पर आसानी से यानी चल नहीं सकते, बार बार उठेंगे वहीं पर गिरते रहेंगे। यानी हम तो एक्शन कर अप्लाइड कर रहे हैं पर ग्राउंड हमारे ऊपर क्या रिएक्शन फोर्स अप्लाइड नहीं करवा रहा है। यानी हम किसी बॉडी पर हमें मूव परमानेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिएक्शन फोर्स चाहिए। क्योंकि एक्शन तो हम अप्लाइड करेंगे, रिएक्शन फोर्स वहां से मिले। तो ग्राउंड पर चलने के लिए हमें क्या चाहिए, रिएक्शन फोर्स चाहिए। तो हमने देखा होगा मोस्टली आपके पास जब बारिश के सीजन में गाड़ियाँ ज़्यादा फिसलती हैं, टू व्हीलर खासकर, फोर व्हीलर भी ब्रेक अप्लाई करने पर ब्रेक नहीं लग पाते प्रॉपर अच्छी तरीके से। तो वहाँ पर क्या ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स आपके पास न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन फोर्स ही होता है। उसके अलावा हम देखें दूसरे और एग्जाम्पल, ऐसे हमने देखा बोट वगैरह में हम ट्रेवल करते हैं, जब हम बोट से बाहर निकलते हैं तो हमने देखा कि बोट से जब बाहर निकलते हैं तो हम बोट पर एक बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाइड कर जाते हैं। जो बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसे हम रिएक्शन फोर्स बोलेंगे, और हम जो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव हो रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, एक्शन यानी क्रिया बल। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है आपके पास न्यूटन के थर्ड लॉ के। जैसे हमने देखा होगा आपके पास गाड़ी आपकी अगर रोड पर चल रही है तो रोड पर चलते समय गाड़ी के पहिए आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करते हैं रोड पर, और रोड उस पर आगे की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करता है जिससे गाड़ी के फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर जाती है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है आपने देखा होगा जैसे बंदूक से जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो आपने देखा बुलेट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है, पर आपने देखा जो बंदूक से गोली चलाता है उसको वो आपने देखा बंदूक एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। और बंदूक पर जो वेलोसिटी आती है उसे बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है आपके, और भी एग्जाम्पल रहेंगे आपके। ऐसे एग्जाम्पल ऐसे हमने देखा कि जब हम स्विमिंग करने जाते हैं तालाब में या फिर रिवर में या पॉन्ड वगैरह में या स्विमिंग पूल में, तो हमने जो तैरने वाले जो पर्सन होते हैं अगर आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तैरना होता है तो वो क्या करते हैं, वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, पुश करते हैं। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन वाटर को पुश करेंगे, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर हम जिस डायरेक्शन में एक्शन करना चाहते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, न्यूटन के थर्ड लॉ को, इससे आगे बहुत सारे एग्जाम्पल रहेंगे, यानी न्यूटन के थर्ड लॉ को एक्शन और रिएक्शन लॉ का भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके पास लीनियर मोमेंटम। तो हेलो दोस्तों नेक्स्ट देखो टॉपिक रहेगा रेखीय संवेग। रेखीय संवेग को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आपके पास किसी गतिमान वस्तु की गति की कुल मात्रा को उस वस्तु का क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। एक्चुअली आपके पास जो लीनियर मोमेंटम होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बोला जाता है। अगर किसी वस्तु का आपके पास द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो उसका वेग क्या हो, कम रहा होगा, और इसका द्रव्यमान आपका कम है तो वेग आपका बहुत ज्यादा रहा होगा। तो हम देखें यहाँ पर किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उसका रेखीय संवेग कहते हैं, और रेखीय संवेग को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल p से। तो p इज इक्वल टू द्रव्यमान इनटू वेग, तो p बराबर हो जाएगा mv।
अगर द्रव्यमान को आपके फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो यानी क्या अंतिम संवेग हो जाएगा, और द्रव्यमान को प्रारंभिक वेग से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रारंभिक संवेग हो जाएगा। तो देखिए संवेग का मात्रक, तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड से, और इसकी विमा होती है mL/t-1। अब आपके पास जो रेखी संवेग है, रेखी संवेग का गतिज ऊर्जा के साथ संबंध क्या होता है, तो वो हमने लिखा हुआ था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m। ये इसका रिलेशन रहेगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आपके पास लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।